Neutron Nexus. वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तरीके का ये काउंसलिंग सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को पढ़ाई में कमज़ोर समझते हैं। 45-50% लाते हैं 10th-12th में, तो आगे क्या पढ़ाई करेंगे, क्या बनेंगे, क्या कर सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे तेज होते हैं, उनके गार्जियन, उनके टीचर्स या कोई भी स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, उन बच्चों के लिए जो तेज होते हैं 75%, 80%, 90% लाते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ होता है और प्रेशर भी होता है, और जो उनका सराउंडिंग है वो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग में जाए, और यही ट्रेंड चल रहा है आज 20 सालों से इंडिया में। वो कहीं का बच्चा भी हो, वो फिर जैसे ही वो अच्छा मार्क्स लाता है वो तैयारी करने लगता है मेडिकल की, नीट की और जेई की, आईआईटी की, इंजीनियरिंग की तैयारी। उसमें से कुछ बच्चे जो फैमिली ट्रेंड हो या कुछ काउंसलिंग के जरिए कॉमर्स में चले जाते हैं, सीए करते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, कुछ आईएएस में चले जाते हैं, यूपीएससी में चले जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है वो फिर पढ़ाई करते करते छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया है या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया, और आगे चल के वो सोचते हैं कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो उन्हीं बच्चों के लिए बेसिकली, और ये परसेंटेज हमारे देश में लगभग 75% है। जो बच्चे 25% ही बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते हैं, बाकी 75 12th होते होते या 10th के बाद से छोड़ देते हैं, या 12th या ग्रेजुएशन तो करते ही नहीं है। तो इन्हीं बच्चों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो लाया हूँ पूरा का पूरा ये सेशन आपके लिए, गार्जियंस के लिए खास तौर से है और स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका मार्क्स 45%, 50% किसी भी बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से हो, रेगुलर बोर्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे थ्रू या जो मैं गाइडलाइन बताऊंगा उसके थ्रू एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पूरा के पूरा रोड मैप मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ तक जहाँ तक आप सक्सेस ना हो जाएं हम आपका साथ देंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा डोमेन है न्यूट्रॉन नेक्सस। सबसे पहले किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा एजुकेशन के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, मैं किसी को कमज़ोर नहीं समझता हूँ, उन स्टूडेंट्स को, उन गार्जियन को मैं समझा रहा हूँ कि जो अपने बच्चों को, और वो स्टूडेंट जो खुद को अपने आप को कमज़ोर पढ़ाई में समझते हैं, उनके लिए है बेहतरीन चांस है। और ये देखिए आप, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ एजुकेशन, वो लॉ की तरफ आए, और मैं लॉ की तरफ लाना चाहता हूँ इन बच्चों को, जो ये कमज़ोर बच्चे हैं या जिनको आप लोग कमज़ोर समझते हो। फिर लॉ करने के बाद इनका जो स्कोप है, उनका क्या फ्यूचर होगा, वो पूरा का पूरा काउंसलिंग इस सेशन में मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कॉलेज है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, इतनी फीस भी नहीं देनी है ज़्यादा। जैसे नीट और जेई की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन लॉ करने के लिए कुछ कॉलेज की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज के नॉर्मल फ़ीस है और अफोर्डेबल है, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे एडमिशन होता है। तो शुरू करते हैं कि अगर आप 45% मिनिमम आपके पास है तो लॉ में एडमिशन लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदे होंगे आपको, आगे चल के फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मतलब कि अगर कोई बच्चा लॉ कर लेता है, एलएलबी कर लेता है, एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर का होता है, जब ग्रेजुएशन करने के बाद 3 ईयर का होता है, और 12th करने के बाद, 12वीं करने के बाद वो 5 ईयर एलएलबी होता है, उसे बीएलएलबी कहते हैं। तो वो करने के बाद उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या वो कर सकता है, तो स्कोप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ एजुकेशन। वैसे तो लॉ करने के बाद से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, मल्टीपल रास्ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो लॉ एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बिकम अ लॉयर। लॉ एजुकेशन सिर्फ आप एक एडवोकेट ही नहीं बन सकते हैं। आगे देखिए, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट ओपन पाथवे इनटू गवर्नेंस, पॉलिसी, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च, एकेडमिया एंड सोशल जस्टिस। मतलब ये सारे, ये तो अभी मैंने जितना मेन है उसको मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे कि लॉ में आपका, ये देखिए आप लॉ करने के बाद से ये इसमें आपका मल्टीपल फील्ड है इसके अंदर, और इसमें ये साफ साफ लिखा है गवर्नेंस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसमें भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, एकेडमिया एजुकेशन में जा सकते हैं, सोशल जस्टिस मूवमेंट्स इस सब में जा सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके पूरा डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला इसमें लॉ करने के बाद हम सीधे आते हैं जो प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिस है।
अगर आप लॉ करके एडवोकेट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है अभी लॉ में बात करेंगे। उसके बाद लॉ के बाद और भी फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिस में सबसे पहले आप लॉ एजुकेशन प्राइमरी स्कोप, सबसे मेन और प्राइमरी स्कोप एंट्री इनटू लीगल प्रैक्टिस जा सकते हैं, जैसे वकालत कर सकते हैं। तो वकालत आप लिटिगेशन, तो लिटिगेशन प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिटिगेशन। कॉर्पोरेट लॉयर्स, इसमें जो भी कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं उसमें ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लायंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सारी इसमें कॉर्पोरेट लॉयर में। और भी इसमें है लीगल एडवाइजर जो होते हैं ये। सिविल लॉयर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, टॉर्ट, सर्विस मैटर्स, ये आ गया सिविल में। और सिविल में इसके अलावा भी और भी आपके फील्ड हो सकते हैं, और हर फील्ड एक बहुत बड़ा फील्ड है, और आगे चल के उसमें भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं, अच्छा लाइफ जी सकते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर इंजीनियर में जो परसेप्शन बना हुआ कि हम इंजीनियर बनेंगे तभी सही रहेगा, इस तरीके से। इसके अलावा है ये लॉ से रिलेटेड है। जब एडवोकेट बन जाते हैं तब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट काउंसिल, रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इन कोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आप, इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट हैं भारत में, उनके भी आप एडवोकेट बन के, उनका काउंसिल बन के डिफरेंट कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे भी आप इनकम भी जनरेट करेंगे और आपका ओहदा भी बढ़ेगा। लीगल कंसल्टेंट, एडवाइजिंग कंपनीज, एनजीओज, गवर्नमेंट बॉडीज, ये आपका पहला स्कोप है, फर्स्ट प्रोफेशन जब वो लॉ कर लेते हैं, आप जाना चाहते हैं प्रैक्टिस में। दूसरा, ये सबसे रिस्पेक्टेड और बेहतरीन पार्ट है लॉ के बाद से, जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एवेन्यूज है ये, और ये सबसे रिस्पेक्टेड पार्ट है लॉ का, सबसे हाईएस्ट और रिस्पेक्टेड पार्ट है। हर लॉ एडवोकेट चाहता है कि वो जज बन जाए। थ्रू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, ट्रिब्यूनल मेंबर्स, NCLT, NGT, CAT, इनकम टैक्स एप्लेट, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर इन ADR मैकेनिज्म, ये आपका जुडिशरी का पार्ट है। जब जज बनते हैं इसमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और हाई क्लास के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। तो ये सबसे मेन पार्ट है, सबसे रिस्पेक्टेड पार्ट है लॉ करने के बाद से। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस सेक्टर्स, जो आप अपने आप को कमजोर समझते हो, मत समझिए, इस फील्ड में आइए। बहुत रिस्पेक्ट भी है और बहुत पावर भी है, और जब रिस्पेक्ट और पावर आएगा तो पैसा तो साथ साथ आएगा। अपने आप को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए, अपने आप को बिल्कुल कमजोर ना समझिए। चाहे आपका परसेंटेज 45% आया है, 50% आया है, और आपको प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम है, तो भी आप इस साइड में आइए, एडवोकेसी के साइड में एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। हम लोग, हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी, पढ़ाने में भी, एडमिशन में भी, हर प्रोसीजर में आपकी टीम हेल्प करेगी, हमारी टीम हेल्प करेगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, इस साइड में आना है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, जो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस सेक्टर होता है उसमें लीगल ग्रेजुएट जो हो हाईली डिमांडेड है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है हाईली डिमांडेड है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये, और अच्छा पैकेज मिलता है। परेशान होने की, IIT वालों को मिलता है, MBA वालों को मिलता है, जो कॉर्पोरेट एडवोकेट होते हैं उनका भी अच्छा पैकेज मिलता है। आपकी अगर फ्लुएंसी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, कमांड है आपका, तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। और बहुत सारे मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं, यार हैं जो और पढ़ाए हुए हैं, वो अच्छा पैकेज गेन कर रहे हैं, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में है। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने स्टूडेंट इस तरीके के हैं वो इस साइड में आए, और 12th करने के बाद से। और उन लोगों का जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, एज हो गई है, फिर भी वो इधर आए, क्योंकि एज लिमिट नहीं होता इसमें। 10th करें, 12th करें ओपन बोर्ड से, और लॉ की तरफ आए। कंप्लायंस ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, लीगल रिस्क एनालिस्ट, इन हाउस काउंसिल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस लॉ स्पेशलिस्ट, ये पूरा का पूरा मैं कॉर्पोरेट में है। इसके अलावा कॉर्पोरेट में और भी लॉ के लिए जॉब होती है, कर सकते हैं। कंपनीज रिक्वायर लॉयर्स फॉर, देखिए ये हर कंपनी, ये सारी चीजें होती है आजकल। जितने कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं या कंपनी का लीगल जो डिपार्टमेंट होता है, वो पूरा के पूरा देखिए लॉयर देखते हैं। इसमें आपका हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है एडवोकेट की। पहला होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मैटर्स। तो ये आप कंपनी, हर कंपनी को एडवोकेट की, लॉयर की जरूरत पड़ती है।
चौथा फील्ड देखिए कितना बढ़िया, इतने सारे फील्ड है, इसमें लिमिट नहीं है। इंजीनियरिंग के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और नहीं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। डॉक्टरी करने के बाद से आप प्रोफेसर डॉक्टर बन सकते हैं या मेडिकल स्टोर या मेडिकल क्लिनिक चला सकते हैं। लेकिन इसमें फील्ड देखिए आप, इसीलिए कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस साइड में आना है। तो फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात है लॉ ग्रेजुएट करने के बाद से, चाहे वो BA LLB हो या LLB हो, उनके लिए इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, वो सिविल सर्विस में जा सकते हैं और बहुत आसानी से, क्योंकि उनको जब लॉ पढ़ाया जाता है तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए तो और आसान हो जाता है और जॉब में भी आसानी होती है। देखिए सिविल सर्विस में IAS, PCS, IFS, IRS और स्टेट गवर्नमेंट जो सिविल सर्विस होते हैं, UP PCS, बिहार PCS, BPSC, इनमें वो अपीयर हो सकते हैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से। लॉ गिव्स स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी फाउंडेशन, देख लीजिए पढ़ते पढ़ते उनको बहुत सारी चीजें आती है। और जो BA LLB करते हैं उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते, वो सब पढ़ाया जाता है BA LLB में। दूसरा लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड द पार्लियामेंट अफेयर्स, ये देखिए एडवोकेट का काम है। पॉलिसी एनालिस्ट एडवोकेट करता है इन मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट थिंक टैंक, नीति आयोग एंड लॉ कमीशन, देखिए कितने सारे फील्ड हो गए जनरेट। ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन कमीशंस, मिनिस्ट्री कमीशंस, ओवरसाइट रोल्स, ये सब पे एडवोकेट्स की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट का ही ये जॉब है। पांचवा एकेडमिया, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, ये एकेडमिया, एकेडमिक से मतलब आप लॉ करके पढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं लॉ कॉलेज में, तो ये भी एक फील्ड है। अच्छा खासा लॉ कॉलेज है इंडिया में और बहुत सारे एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको LLB करना पड़ेगा, फिर LLM करना पड़ेगा, फिर उसके आगे आप PhD करेंगे, तो इस तरीके से लॉ कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। फॉर ये देखिए ये भी एक रिस्पेक्टेड है, एडवोकेट के लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड है ये। आप देखिए एप्लीकेशन, प्रोफेसर, लेक्चरर, लीगल रिसर्चर, फिर मैं एक बार और इसको समझा दे रहा हूँ, ये सबसे मेन पार्ट है। अगर आप लॉ कर लेते हैं, लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद से आप PhD करने के बाद से एकेडमिया में, रिसर्च में, स्कॉलरशिप में आएंगे। इसका देखिए प्रोफेसर, लेक्चरर, लीगल रिसर्चर, पॉलिसी एंड सोशल रिसर्चर, ऑथर, देखिए ऑथर भी बन सकते हैं लॉ करने के बाद से। लीगल टेक्स्ट, कमेंट्रीज और एकेडमिक पेपर्स, रिसर्च पोजिशंस एट NLUs, ICRC, UN बॉडीज में आप जा सकते हैं। ये लॉ के अनलिमिटेड फील्ड है जो लॉ करने के बाद से आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो ग्लोबल, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी हो जाती है, अच्छी जानकारी होती है, अच्छी पकड़ हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो वो इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल की तरफ जा सकते हैं। ग्लोबल बॉडी जो होती है, इसमें लॉ ग्रेजुएट कैन वर्क इन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC में काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, हर जो यूएन ने बनाया है, जो भी डिस्प्यूट दो देशों का होता है उसमें काम कर सकता है। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज जैसे UNHCR, UNDP, UNICEF, ये यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट है, इसमें काम कर सकता है जो लॉ ग्रेजुएट है। लॉ ग्रेजुएट ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लॉ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं, लेकिन लॉ ग्रेजुएट के बाद ही इसमें काम कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक में, IMF में लीगल डिवीजन में काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल NGOs में, डिप्लोमेट सर्विसेज में, इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजीज लॉ, इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी कर सकते हैं, IHL में भी। तो ये आपके 8 तो यही स्कोप आपको दिखाई देगा कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से आप इसमें जा सकते हैं। तो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये आप इन पर फोकस कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक रोड मैप हमने तैयार किया है कि कैसे क्या करना है, पहले आपको कितना मार्क्स लाना है 10th में 12th में, और ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेना है, कितनी देर पढ़ना है ताकि आप सक्सेस हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी लाइफ हो जाए। यही तो मेन मकसद है। जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो नीट कर लेते हैं, IIT कर लेते हैं, वो भी इसी के लिए आते हैं, और आपको भी यही, और वो रात दिन मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर अपने आप को कमजोर समझते हैं और कम मार्क्स आपका आया है तो आप इस साइड में आइए। तो देखिए ये हो गया, ये 7 स्कोप में जा रहे हैं। 7th जो स्कोप है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन, ADR में, इसमें फास्ट ग्रोइंग फील्ड इन मॉडर्न लीगल प्रैक्टिस। ये बहुत जल्दी मतलब कोई भी मुकदमा जो होता है, केस जो होता है, अब इस तरीके से भी उसको निपटारा किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कहाँ है, आर्बिट्रेशन,
mediation, cancellation, negotiation expert. Companies increasingly prefer ADR to avoid lengthy litigation. इसके अलावा आप देखो, आठवां स्कोप आपका जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, मीडिया, लीगल कम्युनिकेशन। देखो क्या बात है, मतलब लॉ करने के बाद सारे रास्ते खुल गए। मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के अगर देखा जाए तो सारे रास्ते यहाँ खुल गए आपके लिए। लीगल नॉलेज इज क्रूशियल इन मीडिया एथिक एंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एप्लीकेशन। लीगल कोरेस्पोंडेंट, एनालिस्ट, मीडिया पॉलिसी एडवाइजर, फैक्ट चेकिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स। देखिए इसमें भी ये इसके डॉक्यूमेंट्री एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ये लॉकर एडवोकेट जो होता है वो कर सकता है। जो लॉ ग्रेजुएट है ये भी एक फील्ड है, और आज इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग मीडिया में हैं। आप ध्यान से देखिए, सोशल जस्टिस एक्टिविज्म, एनजीओ सेक्टर। देखिए इसमें भी आप लॉ करके, लॉ ग्रेजुएट होकर इसमें भी जा सकते हैं। सबसे पहले लॉ इज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म। हाँ, लॉ ही एक ऐसा है, आपको पता है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करने लगे और उनका अपना एक्ट बनने लगा, कानून बनने लगा, तो उसमें जितने फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, उसमें 80% एडवोकेट थे। चाहे वो सरदार पटेल जी हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या कोई भी हो, आप उठा के देखिए, उन्हीं अंग्रेजों का कानून जान के उन्हीं पे ये भारी पड़ने लगे थे। तो ये भी एक रीजन था अंग्रेजों को छोड़ने का। बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से ये भी एक रीजन है। उसमें एडवोकेट्स का सबसे बड़ा रोल था। यकीन मानिए, जितने एडवोकेट्स थे उस जमाने में, उसमें 80-90% सब फ्रीडम फाइटर और देश के लिए लड़े और उन्हें जीत हासिल हुई। तो ध्यान से देखिए कि जितने, आप किसी को भी देख लीजिए, जितने फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, ऑलमोस्ट उनका एजुकेशन आप पढ़िए तो वो एडवोकेट थे, लॉ ग्रेजुएट थे। भले ही उस जमाने में अंग्रेजों का कानून था, लेकिन पढ़ के ये आज की डेट में भी अगर एडवोकेट चाहें तो देश में बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, क्योंकि कानून जो होता है वो एडवोकेट जानता है। और कानून का एप्लीकेशन, कानून का मिसयूज भी होता है, उसमें लूप होल होते हैं। ये सारी चीजें एडवोकेट्स को पता है। वो चाहे तो देश को आगे बढ़ाने में, सुधारने में, रिफॉर्म करने में अपना रोल अदा कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि सोशल रिफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो लॉ जानता है। मेन टूल्स जो होता है रिफॉर्म करने के लिए, जो मेन टूल्स होता है वो लॉ होता है। चाहे वो पर्सनल लॉ हो, चाहे रिलीजियस लॉ हो, ये सारी चीजें उसी में आती हैं। तो लॉ ग्रेजुएट का ये भी वर्क है और इसमें भी लोग फेमस होते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने लाइन बाय लाइन बनाया है कि आप लॉ करके कहाँ कहाँ क्या काम कर सकते हैं लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से। तो देखिए, 10th, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है ये। पेटेंट अटॉर्नी, ट्रेडमार्क जो कंपनी का होता है, एजेंट टेक, स्टार्टअप लीगल एडवाइजरी, कॉपीराइट कंसल्टेंट, IPR लिटिगेशन, टेक स्टार्टअप लीगल एडवाइजरी, ये सारी चीजें ये आपके लिए देख लीजिए कि ये है लॉ करने, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से ये भी होता है। ये 11th आपका स्कोप है जो लॉ करने के बाद, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, AI गवर्नेंस, ये आज के डेट का मॉडर्न लॉ एजुकेशन करने के बाद से। और ये इंजीनियर का भी फील्ड है, कमाल की बात है, उस फील्ड में आपका भी फील्ड है, तो ये तो कितना अच्छा हो गया। और इसमें देखिए, मॉडर्न लीगल एजुकेशन इंटरसेक्ट्स विद टेक्नोलॉजी, ये देखिए क्या क्या है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जाहिर सी बात है एडवोकेट का काम है। डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी लॉ, ऑल इथिक्स एंड गवर्नेंस, फाइन टेक लीगल कंप्लायंस, डिजिटल फॉरेंसिक लॉ एडवाइजर, ये सब देखिए ये फील्ड हो गया। इस तरीके से जोड़ा, अभी तक मैंने लगभग 50 से ज्यादा फील्ड आपको बता दिया लॉ करने के बाद से। तो मैं यही उन बच्चों के लिए फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। इधर आइए, लॉ करेंगे, आपका फ्यूचर सेफ रहेगा और आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीगल स्टार्टअप, लॉ ग्रेजुएट कैन बिल्ड स्टार्टअप इन, देखिए एप्लीकेशन, लीगल टेक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेशन टूल्स, लीगल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, कंसल्टेंसी फॉर्म। ये जैसे मान लीजिए किसी ने लॉ कर लिया और जॉब के लिए, तो इतने सारे जॉब उनके लिए खुल गया। वो ये स्टार्टअप के लिए, जो न्यू होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं है। जॉब मार्केट में रखी हुई है थोक के भाव, सिर्फ लॉ वालों के लिए। जाहिर सी बात है, लॉ करने के बाद थोड़ा सा वो टेक्निकल हो जाए, कंप्यूटर अच्छी नॉलेज हो उनको, और लीगल में तो है ही है, इसके अलावा लैंग्वेज पे उनको पकड़ हो, इंग्लिश अच्छी आती हो, तो आसानी से जॉब मिलेगी और बहुत ही हैंडसम पैकेज में मिलेगी।
इंजीनियर करके 15,000 20,000 की जॉब मिल रही है, आपकी जॉब उससे अच्छी मिलेगी। कंक्लूजन, ये पढ़ने लायक है। लॉ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल disciplines combining element of humanities, social science, businesses, governance, and technology. Its scope extend from courtroom advocacy to policy making, corporate governance, international diplomacy and social changes. ये सब में इसके अलावा भी है, ये तो वो है मैंने बनाया है कि मोस्ट वर्सेटाइल ये है आपका। देखिए, क्योंकि इसके अंदर लॉ ग्रेजुएट होने के बाद से इतने रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए कि आप खुद आएंगे और एक रास्ता आप उसमें चुनिए और एक्सपर्ट होइए, आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट लॉ करना चाहते हैं, अब उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सारा डिटेल में अब बताने जा रहा हूँ। परेशान होने की बार बार मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं पढ़ने में। बिल्कुल नहीं, तुम सबसे आगे जाओगे। ये समझना ही नहीं है, एडवोकेट जो होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर इससे कम नहीं होते हैं, ऊपर ही होते हैं, ठीक है। और इनका सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति होती है, शुरू में तो परेशानी आती है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, बूढ़े होते चले जाओगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा हर चीज में। बस ईमानदारी से मेहनत करना है। 5 ईयर की LLB होती है, उसे हम BA LLB कहते हैं, या BCom LLB कहते हैं, या BSc LLB कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए LLB कहलाएगा, वो 3 इयर्स का होगा। और जो BA LLB करते हैं उनमें BA के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ाए जाते हैं जो BA में पढ़ाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो डबल डिग्री हो गया, एक ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपको मिलेगी, एक लॉ की भी डिग्री मिलेगी। यहाँ पे लॉ ग्रेजुएशन इन इंडिया इज ऑफर्ड इन 2 फॉर्मेट में है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है, BLLB, BBLLB, BCom LLB, BSc LLB, और 3 ईयर है जो आपका ग्रेजुएशन के बाद हम करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो 5 ईयर है, जो 12th के बाद होता है, 12वीं पास होने के बाद से, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज आफ्टर 12th के बाद से। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव पास 12th क्लास 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और बच्चा लोग रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्टेट बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है, ICSE है, और नेशनल ओपन बोर्ड है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना बोर्ड है। ये सब रिकॉग्नाइज भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। याद रहे, फेक या जो डुप्लीकेट होते हैं बोर्ड, उससे नहीं करना है, क्योंकि आप लॉ कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, इलीगल काम कोई नहीं करना है, ये याद रहे। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड जो है एडमिशन के लिए, मोस्ट कॉलेज में 45% जनरल के लिए होता है। कितना कम है, 40% आपका SC ST के है, 42% OBC के लिए। ये देखिए, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया। ज़्यादातर कॉलेज में ही होता है। इसके अलावा इसमें जो टेस्ट होता है, NLU जो होता है, वाया क्लैट के थ्रू जो एडमिशन होता है, उसमें 45% जनरल का है, OBC का, और 40% SC ST का है। एज लिमिट, एज लिमिट नहीं होता है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होता है, यही सबसे अच्छी बात है। आप 20 ईयर के हो, 25 ईयर को, 30 ईयर को, 35 ईयर को, 50 ईयर, 70 ईयर, जितने ईयर को हो आप लॉ कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। तो एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्ट्रीम अलाउड एनी स्ट्रीम, किसी से आपने किया है, आपने एग्रीकल्चर से 12th पास किया है, यूपी में एग्रीकल्चर से भी होता है, कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, ह्यूमैनिटीज किया है, साइंस से किया है, PCB, PCM, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, आप BA LLB में एडमिशन, BCom LLB, BA LLB, BBA LLB आप ले सकते हैं। आप कॉमर्स से पास हैं तब भी आप ले सकते हैं। पूरा दे रखा डिटेल, एलिजिबिलिटी फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज, इसमें BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, ये सारा दे रखा है। अब मैं बताता हूँ लाइन बाय लाइन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, IB बोर्ड, कैम्ब्रिज, फॉरेन बोर्ड से भी आपने किया है, उसका एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्लास 12th एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई, एडमिशन इज प्रोविजनल until they submit final marks। मतलब जो 12th में
अपेयरिंग है वो भी एलएलबी के लिए, बीएलएलबी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अपना टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट लेती है तो एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं भी लेती हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड आपको पता ही है कि कितना, 45 जनरल कैटेगरी में 45 मार्क्स इन क्लास 12 मोस्ट कॉलेजेस में है, और फॉर टॉप एनएलयू वाया क्लैट के थ्रू जाते हैं, उसमें 45 जनरल। रिजर्व कैटेगरी में एससी/एसटी के लिए 40%, ओबीसी के लिए आपने देख लिया, ईडब्ल्यूएस के लिए 42%। ये बेहतरीन नॉलेज है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। एज लिमिट आपको पहले ही बता रखा है कि अपर एज लिमिट कोई नहीं होता है, लोअर एज लिमिट है आपका 18 ईयर है, लेकिन बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए 21 चाहिए, मिनिमम 21 चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है अपर कोई नहीं है, और ये साफ साफ दे रखा है। इसके अलावा आपका परमिटेड सब्जेक्ट स्ट्रीम, स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन बी अप्लाई, आर्ट्स दे रखा है, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, ओपन स्कूलिंग, एनआईएस और स्टेट ओपन बोर्ड। ये देखिए, ये आपके लिए सबसे नॉलेजेबल चीज है। एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड, आपको बीए एलएलबी में आफ्टर 12th में कौन कौन से एग्जाम एंट्रेंस होते हैं भारत में। क्लैट होता है यूजी फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एनएलयू छोड़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के। एआईटेल है फॉर एनएलयू दिल्ली के लिए होता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये आपका एग्जाम होता है। एमएच ये सीईटी लॉ है, 5 ईयर है, यह महाराष्ट्र में जो लॉ कॉलेज है उसके लिए। एलएसएटी इंडिया, ये इसमें जिंदल, यूपीईएस अमेठी प्राइवेट लॉ स्कूल्स के लिए होता है। इसके अलावा क्लैट, उसका फुल फॉर्म पूरा दे रखा है, वो पूरा देख लीजिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली, एनएलयू का फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। AILET का फॉर ये एनएलयू दिल्ली के लिए है, इसका फुल फॉर्म दे रखा है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। MHCET लॉ महाराष्ट्र लॉ कॉलेज। LSAT इंडिया जिंदल, ओपी जिंदल अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। LSAT फुल फॉर्म दे रखा है लॉ स्कूल ऑफ एडमिशन टेस्ट। स्टेट लेवल एग्जाम जो होता है डिफरेंट स्टेट में, उसमें AP LAWCET, TS LAWCET, KLEE केरला के लिए, इसका फुल फॉर्म दे रखा है। एक मतलब आंध्र प्रदेश कॉमन लॉ टेस्ट हो गया, तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन टेस्ट हो गया, केरला, ये सब दे रखा है स्टेट लेवल का। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो ये एंट्रेंस देने के लिए, एंट्रेंस देके फिर BA-LLB में एडमिशन के लिए। यहाँ पे और भी स्टेट एग्जाम है, जैसे केरला का है, अभी ये रखा यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बियोसिस, एमिटी दे रखा। नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, NRI होना चाहिए, OCIS, PIOS एंड फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल, मतलब फॉरेन के बच्चे भी इंडिया के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सम एनएलयू हैव स्पेशल NRI और FN कोटा दे रखा है। एडिशनल रिक्वायरमेंट कॉलेज स्पेसिफिक है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ओवरऑल आपका एडमिशन हो जाएगा। आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, टेस्ट के थ्रू जाना चाहते हैं। बाकी और भी बहुत स्टेट लेवल के कॉलेज है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्यों आप करना चाहते हैं पूरा के पूरा इसमें होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर 3 ईयर, अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BA, BCom, BSc और उनका परसेंटेज 50-45% से ऊपर है, अब उनके लिए जो लॉ कॉलेज में एडमिशन होगा या जो लॉ करेंगे उसे LLB कहा जाएगा। तो LLB के लिए जो ग्रेजुएशन के 3 ईयर होता है, इसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, BA, BSc, BCom, BBA, BTech। एक और BTech वाले भी LLB कर सकते हैं, ये कमाल की बात है, ये बहुत अच्छी है कि BTech वाले भी LLB कर सकते हैं, मतलब LLB उनके लिए भी होता है, ठीक है। MBBS वाले भी LLB कर सकते हैं, लेकिन डबल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। MBBS छोड़ना पड़ेगा अगर लॉ में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या लॉ छोड़ना पड़ेगा अगर प्रैक्टिस MBBS में करते हैं, तो ये कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड ये है, मोस्ट यूनिवर्सिटी 45%, जनरल OBC ये दे रखा है। सम जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो 50% और मोर देन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ये एज लिमिट मैंने आपको बता ही रखा है, नो एज लिमिट है। एंट्रेंस एग्जाम फॉर 3 ईयर जो होता है LLB के लिए, DU LLB एंट्रेंस होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, महाराष्ट्र का दे रखा है, BHU का दे रखा है। ये पूरे मेनी यूनिवर्सिटीज ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें डिटेल्स में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, देखो BA, BSc, BCom, BBA, BTech, BCA, MBBS, B Pharma, एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए आपका एडमिशन। और टेस्ट क्वालिफाई हम करवाएंगे तैयारी करा के, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा LLB में। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड दे रखा है इसमें, आपका पहले ही बता दिया मैंने।
इसके अलावा एसएसटी सम टॉप यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड हायर मार्क्स 50%, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू में भी आपको अप्रॉक्स 50% होना चाहिए, बाकी ऑलमोस्ट 40-45 पे हो जाता है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई मेरिट बेस्ड होता है, यूजुअली अबव 50% दे रखा है ड्यू टू द कंपटीशन। एज लिमिट, नो एज लिमिट फॉर 3 ईयर एलएलबी एज वेल पर बार काउंसिल गाइडलाइन। एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड, तो ये इसके एग्जाम है जो बीए 3 ईयर के लिए दे रखा है। दिल्ली के लिए DU LLB एंट्रेंस, महाराष्ट्र के MHCAT लॉ, ये आपका हो गया, ये BHU के लिए हो गया। GLC मुंबई मेरिट लिस्ट के अकॉर्ड टिपिकली जो OBC का 27% है सब में, SC का 15% है, ST का 7.5, EWS का डिसेबिलिटी रिजर्वेशन भी है 5%। डोमिसाइल कोटा जो होता है 85% होता है, हर स्टेट का अपना। इसके अलावा NRI कोटा अवेलेबल है, जितने प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में भी अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, चाहे वो आपका LLB में हो या BLLB में। तो ये देखिए, मैं क्लास 10th मार्कशीट फॉर एज प्रूफ के लिए, क्लास 12th मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट 3 ईयर के लिए, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इफ वो है EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो EWS में जनरल कोटे में होता है 10% का, वो EWS होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए स्टेट लेवल के, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। एंट्रेंस के लिए, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड आ जाएगा। इसके बाद से मेडिकल फिटनेस भी आजकल मांगा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, वो भी चाहिए एडमिशन के, ड्यूरिंग एडमिशन। एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर LLB, जब आप BLLB या LLB कर लेते हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, इसके बाद मैंने सारा का सारा आपका इसको बता दिया था। तो ये टाइम टू टाइम हम गाइडलाइन करते रहेंगे, जब आप हमारे अंडर में ये सारा प्रोसीजर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टाइम टू टाइम इसको कैसे कैसे क्या करना है। ट्रेनिंग, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग और फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग दोनों आपको मिलता रहेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर LLB। सबसे पहले कंप्लीटिंग द डिग्री डज नॉट अलाउ प्रैक्टिसिंग ऑटोमेटिकली, यू मस्ट एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल। हर स्टेट का अपना बार काउंसिल होता है, जैसे दिल्ली का बार काउंसिल BCD है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का, सबका बार काउंसिल है। पहले सबसे पहले जाके वहाँ पे आपको एनरोल कराना पड़ेगा एज एडवोकेट। उसमें सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। उसके बाद से जब हो जाएगा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके अगले 2 साल के अंदर 4 बार आपको मौका मिलेगा AIB, ऑल इंडिया बार एग्जाम। AIB आपको देना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार एग्जाम, और इसे क्लियर कर लेंगे तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP मिलेगा, जिसकी वजह से आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट। ये एंट्रेंस एग्जाम 3 ईयर के लिए फिर दे रखा है। ये पूरा एडिशनल रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि इसमें, हाँ ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप लॉ करें तो आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, लोकल लैंग्वेज हो, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। और इसमें जितनी अच्छी फ्लुएंटली और फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलेंगे, आपको उतनी अच्छी जॉब भी मिलेगी, प्रैक्टिस में भी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप लॉ में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और सक्सेस होंगे। मतलब लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, और लैंग्वेज में सिर्फ बोलने में नहीं, रिटन में, ड्राफ्टिंग में भी आपकी अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें साफ साफ दे रखा है बेसिक लेवल, सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी टेकन इंग्लिश टेस्ट, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन मेनली इन प्राइवेट लॉ स्कूल्स, नो क्रिमिनल। ये देखो बच्चे लोग, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब जैसी मतलब लॉ पढ़ने जा रहे हैं, LLB करने जा रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं पहले से अगर आप क्रिमिनल हैं तो फिर तो वो आपका एडमिशन ही नहीं होगा रिकॉर्ड। बट आफ्टर एडमिशन बार इनरोलमेंट ये मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब उसमें आप क्लियर कर लेंगे तो आपको COP मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, जिससे पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बेसिक समरी दे रखा है, जो 3 ईयर के लिए है वो 5 ईयर के लिए था। ये सारा गाइडलाइन मैंने इसलिए बताया है कि जो स्टूडेंट्स और खासतौर से उनके पेरेंट्स, गार्जियन ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कम मार्क्स ला रहा है, अच्छा नहीं पढ़ने में, उसका अलग रुझान है, तो उनके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छी कोई एजुकेशन है, कोई डिग्री है तो वो लॉ है। क्योंकि जब वो लॉ पढ़ने लगेगा तो समझदार भी अच्छा हो जाएगा, बात को समझने लगेगा। और अगर हम अच्छे से लॉ पढ़ें, अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें,
अगर हम बात करते हैं देशभक्ति की, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो आना ही चाहिए, और इंडियन लॉ आने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हम खुद पे भी कंट्रोल करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये वाला ये जुर्म है, ये क्राइम है। अब आम आदमी है, वो जानता ही नहीं है कि कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, क्या करता, कूड़ा उठाता तो पड़ोसी के घर में फेंक देता है। हम बिना पूछे किसी घर चले जाते हैं, हम ज़बरदस्ती करते हैं, हम कुछ भी बिना अनवांटेड बोल देते हैं किसी के बारे में। लॉ में जब हम पढ़ेंगे कि इसका कौन सा क्राइम है ये करने से या ये कहने से, या क्रिमिनल ऑफेंस है या सिविल ऑफेंस है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा क्या-क्या राइट्स है, अधिकार है, हम जब तक लॉ नहीं जानेंगे कैसे पता करेंगे कि हमें कहाँ बोलना चाहिए, क्या हमारा इस देश में अधिकार है, एज ए सिटीजन हमें क्या-क्या मिलना चाहिए गवर्नमेंट, ये सब लॉ में दे रखा है। हमारे कितने अधिकार हैं, हमारी क्या-क्या ड्यूटी है देश के लिए, तो ये सब लॉ में डिटेल पढ़ाया जाता है। और मेरा मानना है जो बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर लायक हैं, जो बच्चे साइंटिस्ट लायक हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए। इसके थ्रू जैसे जाएँगे आगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इवन लॉ करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, लॉ करने के बाद आप बैंक में भी काम कर सकते हैं, लॉ करने के बाद आप मतलब रास्ते आपके खुल जाएँगे। सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, पूरा का पूरा लॉ भरा हुआ है। जो बच्चा एलएलबी कर लेता है, वो सीएस आसानी से क्वालीफाई कर लेता है। तो कितने सारे रास्ते खुल गए लॉ करने के बाद, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेडेक लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आईआईटी वाले, आईआईटी की तैयारी, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, 10 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ के लिए अगर रेगुलर 2 से 3 घंटा आप पढ़ते हैं और 3 साल 4 साल पढ़ते हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और बच्चों जो गलतफहमी है कि एलएलबी करके पैसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो पैसा भी आएगा। हाँ, ये बात सही है कि स्टार्टिंग में हमें 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है लॉ में, लेकिन फील्ड बहुत ज़्यादा है, आपको चूज़ करना पड़ेगा किस फील्ड में जाना है। इसके लिए हम आपको काउंसलिंग करेंगे। हम साथ में, हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई किसी वजह से कि हमारा परसेंटेज कम आया, हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। और बहुत ईज़ी है, बहुत मज़ा आएगा लॉ में। जब आओगे आप लोग तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, तो लॉ जानना ज़रूरी है, और लॉ जानने के साथ-साथ आप लॉ में अपने फ्यूचर को भी बनाइए। जिस स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को मुझसे बात करनी है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है कि बात करना, काउंसलिंग के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मैसेज कीजिए। अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कौन से एंट्रेंस के बाद आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, एंट्रेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, कितनी तैयारी, ताकि आपको एडमिशन मिल सके और लॉ करें। और जिन बच्चों को एंट्रेंस में नहीं एडमिशन भी मिल पाए, वो बहुत सारे कॉलेज हैं जो हमारे जानने वाले कॉलेज हैं, जिनमें आपका आसानी से एडमिशन, सिर्फ कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज अपना टेस्ट एक लेता है, ओरल टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, इसके बिहाफ पर भी वो एडमिशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ले लेते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो। हमारा काम ये है कि आपको वहाँ तक पहुँचा देना है, आगे आपको गाइडलाइन करते रहना है। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने देश, अपने लोगों, अपने गांव, अपने शहर, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.